डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है ध्वनि, उसको पढ़ेंगे। ध्वनि क्या है? अपने कान से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे ही हम लोग मोटा मोटी क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत तरह की ध्वनियों को सुनते हैं, है ना। क्या क्या लोग के बोलने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, सड़क पर चलते हुए वाहन की आवाज़, उनके भोंपू की आवाज़, ये सब चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, मेढक के टरटराने की आवाज़, कई तरह की आवाज़ों को हम लोग सुनते हैं। तो ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि का काम क्या है? तो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना को उत्पन्न करता है। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ध्वनि क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है ना। क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है, और ऐसा रूप जिसे हम सुन सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, यानी ध्वनि के ऊपर भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, है ना। जो भी ऊर्जा हम लोगों ने ग्रहण किया उसे हम बोल करके बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। जितना ऊर्जा हमारे अंदर है उस हिसाब से ही हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। या किसी चीज़ को पीटते हैं, हथौड़े से ही पीटते हैं, तो पीटने के क्रम में क्या देखते हैं? कभी जोर से मारते हैं तो आवाज़ ज़्यादा उत्पन्न होती है, धीमे मारते हैं, है ना, तो आवाज़ क्या होती है? कम उत्पन्न होती है। यानी जितना हम ऊर्जा इनपुट कर रहे हैं उतना ही ध्वनि आउटपुट के रूप में क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये जाने कि ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है। जो भी हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं वह तरंग के रूप में, वेव के रूप में आगे बढ़ती है ना। ध्वनि किस रूप में बढ़ेगी? तो वेव के रूप में, तरंगों के रूप में इनका संचरण होता है। ध्वनि के उत्पादन के लिए क्या करना होगा? ध्वनि तभी पैदा होगी जब हम वस्तु में कंपन उत्पन्न करेंगे। कहीं पर भी वाइब्रेशन, कंपन को उत्पन्न करने से ही क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु को कंपित करना होगा, जैसे कि हथौड़े से ही हम लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर पीटा, तो हम लोगों ने क्या किया? उस चीज़ के अंदर कंपन किया। अब उस चीज़ के अंदर कंपन, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चोट मार रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उस कंपन से ही हम लोग ध्वनि को सुन पा रहे हैं, है ना। यानी उसका कंपन ही ध्वनि है। या यूँ कहो कि कंपायमान वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। हम किसी भी वस्तु को कंपित करके ही ध्वनि को बना सकते हैं, और ध्वनि बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमको हर हालत में दूसरे स्रोत से लेनी पड़ेगी। जैसे अभी हथौड़ा का उदाहरण दिया, है ना, तो हथौड़े के जो है हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा से संचालित हो रही है। तो इस तरह से ऊर्जा हम उपलब्ध कराएंगे तो ही हमारा क्या होगा? ये उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है। हम लोग कई तरह के चीज़ों को इस तरह से हम देख सकते हैं, कई जगहों पर हो कर सकते हैं। गिलास पर टेबल पर एक गिलास रख लीजिए और गिलास के ऊपर उंगली से ठकठकाइए तो वहाँ पर भी ध्वनि निकलती है। कुछ नहीं तो टेबल के ऊपर ही उंगलियों से हम लोग पटकते हैं तो वहाँ पर भी आवाज़ उत्पन्न होती है। तो किस तरह से ध्वनि बन सकता है ये हम देख लिए, है ना। प्रयोगशाला में अगर आपको ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कहा जाए तो क्या करना है? मान स्वरित द्विभुज से ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। इसको दिखाने के लिए छोटी टेनिस प्लास्टिक के गेंद के धागे की सहायता से हम किसी आधार पर लटका करके देख सकते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि ये रखा हुआ है फॉर्क आपका, और इसके ऊपर ये टेनिस बॉल जैसा कोई लोहा का टुकड़ा दे दें, है ना, तो ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होगी। जैसे जैसे इस पर ये आएगा, इधर इस पर गिरेगा, है ना, जैसे ही इस पर पहुँचेगा तो क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगी। ये कंपन करेगा, ये इसके कंपन करने से क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। कई तरीकों से हम ध्वनि को बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ध्वनि निर्माण के लिए। तो पहला 2-4 उदाहरण देते हैं आपको। कंपन करते तंतु से कोई भी धागा बांध दिए, धागा को अगर हम लोग खींचते हैं, है ना, उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं तो भी क्या होता है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन करती वायु से, वायु को कपकपाने के लिए बांसुरी का सहारा ले सकते हैं। कंपन करती तनिक झिल्ली से, है ना, जैसे तबला, ड्रम है ना, तनित झिल्ली है, चमड़े का पट्टी है और उसको हम लोगों ने तान रखा है
और उसके ऊपर उंगलियों का थाप देते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन करती प्लेटों से, साइकिल की घंटी से, है ना, वस्तुओं के घर्षण के द्वारा, दो वस्तुओं को रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, वस्तुओं को खुरचने से, उन्हें रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। तो ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है ये हम लोग समझ गए। ध्वनि ऊर्जा का रूप है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, है ना। और जो भी हमारा कान के ऊपर पड़ता है उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रखना है हमें क्या, ध्वनि का संचरण जानना है। तो ध्वनि जब भी आगे बढ़ेगी तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण हो ही नहीं सकता है ना। यानी जो भी कंपन निकलेगी वो संचरित होगी, तो संचरित होने के लिए उसे माध्यम चाहिए। ये माध्यम जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में होता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस में होगा ध्वनि का संचरण, तो सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि की गति होती है, द्रव्य में उसके बाद, और तब जाकर के गैस में सबसे कम ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है। होता क्या है, जब एक वस्तु कंपन करती है तो वो अपने आसपास के हवा के कण या वस्तु जो भी है उसमें कंपन ला देती है ना। और ये कंपन अगले माध्यम में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ कपकपी उत्पन्न हुई तो ये क्या करेगा, आगे वाले हिस्से में कंपन उत्पन्न करेगा, है ना। ये फिर आगे उत्पन्न करेगा, इस तरह से कंपन जो है आगे बढ़ता जाएगा। वही आगे है, ये कंपमान वस्तु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर लगते हैं और वे पहले जो हवा के कण, मान लेते हैं हम बोल रहे हैं, है ना, तो बोल रहे हैं तो क्या है कि हमारे मुंह से कंपन निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है तो हमारे आसपास जो पहले से हवा मौजूद थे, जो सामान्य स्थिति में थे, अपने विरामावस्था में थे, लेकिन जैसे ही ये कंपन वहाँ पहुँचते हैं तो ये विस्थापित हो जाते हैं, है ना। और ये कण, हमारे माध्यम के कण जो है वो भी कांपने लगते हैं। ये प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक कि आवाज़ जो है अगले स्रोत तक जहाँ पहुँचाना है पहुँच न जाए। यानी ध्वनि हमारे कान तक जब पहुँच जाएगी तब तक यह कंपन चलते रहेगा। ध्वनि के द्वारा जो विक्षोभ उत्पन्न होता है माध्यम से होकर के गति करता है। यानी ये याद रखना है कि माध्यम से होकर के गति करते हैं, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ये कंपन एक माध्यम के एक कण से दूसरे कण के पर होते हुए आगे की ओर गति करते हैं। माध्यम के कण से होते हुए ये कंपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना, न कि माध्यम के कण आगे बढ़ रहे हैं। जब भी बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेंगे, कंपन बढ़ेंगे। ठीक है। तो तरंग, ये समझ गए, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। क्लियर है ना। तो तरंग एक विक्षोभ है, ये जो वेव है, जो कंपन है, ये एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितनी इसमें ऊर्जा होती है उस हिसाब से ये क्या करता है, गति करता है, यानी आगे बढ़ता जाता है ना। याद रखना है कि जब तक कि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता तब तक गति नहीं होगी। ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। ये प्रक्रिया माध्यम बता ही दिए कि माध्यम तक पहुंच ना जाए, है ना। ये हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके। ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। ध्वनि तरंगे जो है उसके बारे में अगर कहा जाए तो ध्वनि की तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जब एक वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास की वायु को ये क्या करती है, संपीड़ित करती है। पहले होता क्या है ना, जैसे ही कंपन करना शुरू हुआ तो इतना दूर का हवा जो है वो संपीड़ित हो गया। ठीक है। फिर क्या होगा, इधर का हिस्सा जो है वो विरलन अवस्था में है, तो पहले कंप्रेस होगा, संपीड़ित होगा, और बाकी का हिस्सा विरलन। फिर अगला स्टेप बढ़ेगा, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, है ना। यानी जब एक वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास की वायु को पहले संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व का क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न क्षेत्र कहते हैं। और कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब ये जो है वहाँ पर निम्न दाब का एक क्षेत्र बनेगा जिसको क्या करेगा, कहेंगे विरलन कहेंगे। तो हमारी आवाज़ जो आगे बढ़ रही है ना, वो लगातार संपीड़ित और विरलित होते जा रही है। संपीड़न और विरलन इसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो ये जो ध्वनि बनती है, इस तरह की ध्वनि को जिनका निर्माण संपीड़न और विरलन से होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है।
ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है ना। जैसे जैसे घनत्व में परिवर्तन होगा, कभी संपीड़न, कभी विरलन, कभी संपीड़न, कभी विरलन, ये लगातार चलता जाएगा। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम होती है, ये तो हम जान गए है ना। ध्वनि तरंगे कहीं पर भी गति करती है, या हवा में, पानी में, स्टील में, यानी ठोस, द्रव्य और गैस तीनों जगह इनकी गति होती है। याद रखना है कहाँ गति नहीं होगी ध्वनि की, तो निर्वात में, यानी माध्यम जहाँ नहीं होगा, हवा तक नहीं होगा, वहाँ इसकी गति नहीं होगी, है ना। कैसे इसे प्रूफ किया जाए, तो इसके लिए हम लोग इस प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग में क्या है, एक बेल जार ले लिया गया है ना। बेल जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया गया है और बेल जार के अंदर से सारी हवा को निर्वात पंप के द्वारा चूस करके निकाल लिया गया है। ठीक है, बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है किसमें, इस घंटी में, विद्युत घंटी में, और हम इस घंटी को बजाते हैं, है ना। तो क्या है, घंटी बज रही है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बर्तन के अंदर, इस पात्र के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है, निर्वात की स्थिति है। तो ये जो कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, ये इस कंपन का संचरण जो है वो आगे की ओर, बाहर की ओर नहीं हो रहा है, बाहर की ओर संचरण नहीं हो रहा है। संचरण नहीं होने की स्थिति में आवाज़ आगे जा ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ का माध्यम, यहाँ तो हवा भरा हुआ है लेकिन यहाँ हवा नहीं है। तो इस कंपन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, माध्यम की अनुपस्थिति में ये कंपन जो है आगे बढ़ नहीं रहे हैं, है ना, और हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। यानी इस बात को हम समझ गए कि हमें निर्वात में आवाज़ सुनाई नहीं देगी, यानी हम चांद पर चले जाएं, है ना, और वहाँ पर बोले तो बगल वाला खड़ा आदमी भी उसे नहीं सुन सकता है ना। इसके लिए ट्रांसमीटर की आवश्यकता होगी, तभी हम उसकी आवाज़ों को सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चांद पर, है ना, निर्वात की स्थिति है, माध्यम नहीं है जो हवा हमारे ध्वनि को आगे तक पहुंचा सके। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग को पूरा पढ़ लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग का डिफिनीशन यहाँ लिख दिया गया है। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं, संपीड़न और विरलन बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक स्प्रिंग को ले लेते हैं। जैसे ही स्प्रिंग को खींचते हैं, छोड़ते हैं तो हम लोग स्प्रिंग को दबा दिए, हाथ से कोई स्प्रिंग है उसको हाथ से दबा दिए, है ना, तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। छोड़े तो क्या होता है, फैल जाता है। तो इसी तरह से हवा में भी ध्वनि की गति होती है ना, संपीड़न और विरलन उसमें साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुप्रस्थ में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग में, तो अनुप्रस्थ तरंग में हमारा क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग में ध्वनि की जो गति होती है वो ऊपर की ओर उठती है, फिर नीचे की ओर आती है, ऊपर उठती है, नीचे आती है, ऊपर उठती है, नीचे आती है। यानी जो ऊपर उभार बनेगा उस उभार को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे धसान बनेगा, गड्ढा बनेगा, उसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है ना, और इसी से ध्वनि जो है, इसी रूप में ध्वनि जो है आगे बढ़ती है ना। हम इसको देख सकते हैं, पानी में अगर कोई कंकड़ मारते हैं तो क्या देखते हैं, इस तरह से वो वेव बनाता है, गोल 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 उभरा गड्ढा दिखता है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग तक पढ़ा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे।